हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एच वेरोड़ा स्वागत करता हूं आपका एच वेरोड़ा कॉमर्स क्लासेस में। तो बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग साइकिल। ये टॉपिक जो है वो हमारी लास्ट क्लासेस से कनेक्टेड है। अभी हमने लास्ट क्लासेस में जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करता हूं। लास्ट क्लासेस में हमने जो पढ़ा है वो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन हमने देखी थी। बैलेंस शीट के एक एक हेड को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड के अंदर जो पहला मेजर हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर जो सब हेड था शेयर कैपिटल, उसको डिटेल में चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में भी डिटेल में चर्चा कर ली थी। अब हमें उसके आगे चलना है, ठीक है। तो आगे जो मैंने आपको बताया था कि एक और सब हेड इसके अंदर होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके बारे में हमें अपने 12th क्लास में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। और इसके बाद हमारा एक और मेजर हेड आता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट। ये भी हमें इसको नहीं पढ़ना है अपनी 12th क्लास में। तो हमें जो अगला मेजर हेड पढ़ना है वो पढ़ना है नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है इसके बारे में सारी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है यह मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि कंपनी एक्ट 2013 ने ऑपरेटिंग साइकिल को अच्छे से डिफाइन किया है। लेकिन कंपनी एक्ट ने जो डिफाइन किया है मैं उसको एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूं। क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है तो उसमें स्टार्टिंग में हमारे पास कैश होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, ठीक है। ये हम मार्कर को मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी यूनिट में। तो स्टार्टिंग में जब हमने अपनी यूनिट स्टार्ट करी होगी तो हमारे पास ना कुछ कैश होगा। मैंने जेब में से अपना कैश निकाला, मेरे पास कैश है। अब मैं सोचता हूं इस कैश से मुझे और कैश कमाना है और कैश कमाने के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अब मैं क्या करूंगा, तो जो मेरे पास ऑलरेडी कैश है मैं उससे रॉ मटेरियल परचेस करूंगा। रॉ मटेरियल क्या होता है, मार्कर बनाने के लिए जो मुझे प्लास्टिक्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, प्लास्टिक वगैरह परचेस करी। वो प्लास्टिक वगैरह परचेस करने के बाद मैंने उन प्लास्टिक को प्रोसेस किया मतलब मशीन में डाला। मशीन से अब मेरा फिनिश प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे और ये है मेरा फिनिश प्रोडक्ट। जब ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट निकल कर आया उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट मेरा कुछ दिन मेरे गोडाउन में पड़ा रहेगा, वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी फिनिश प्रोडक्ट बनते ही थोड़ा ना बिक जाएगा, अभी टाइम लगेगा इसको सेल होने में। तो ये मेरे पास गोडाउन में रखा हुआ है। तो कुछ टाइम इसको वहां रखे हुए भी हुआ और फिर रखने के बाद कुछ दिन बाद ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट जो है सेल हुआ। सेल होने के बाद मैंने कुछ तो फिनिश प्रोडक्ट कैश में बेचा होगा और कुछ फिनिश प्रोडक्ट मेरा क्रेडिट में बिका होगा, उधार बेचा होगा मैंने। तो जब मेरे कुछ फिनिश प्रोडक्ट मेरे जो उधार बिके होंगे तो उनको उधार का पैसा वापस आने में भी टाइम लगा होगा। तो फिर कुछ टाइम के बाद 2-3 महीने उसमें भी लगे होंगे और 2-3 महीने उधार देने के बाद 2-3 महीने बाद जब उन डेटर्स ने हमारे पैसे चुकाए होंगे, हमें पैसा मिला होगा, तो मेरा जो स्टार्टिंग में कैश था इससे रॉ मटेरियल परचेस करके घूम फिर के लास्ट में मेरे पास वापस से कैश आया इसको बेचने के बाद। तो फ्रॉम अ एसेट, जो मेरी कैश में है मेरी एसेट, इससे मैंने कन्वर्ट कर दी अपनी दूसरी एसेट को, कैश मैंने दोबारा से उसको ले लिया। तो ये पूरी प्रोसेस में जो टाइम लगा है उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। कैश से कैश को कन्वर्ट करना, कैश से रॉ मटेरियल परचेस करके प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाकर फिनिश प्रोडक्ट को सेल कर क्रेडिटर को टाइम देकर लास्ट में जो मेरे पास कैश बन के आया है, ये पूरे प्रोसेस के टाइम को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब हमारे बिजनेस में अपने कैश को खर्च करके वापस कैश आने में जो मुझे टाइम लगता है उसे मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग साइकिल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो कंपनी एक्ट 2013 ने ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे डिफाइन करा है उसको मैं यहां पर आपको रीड करके दिखाता हूं। पीछे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। चलिए, तो ये देखिए बेटा, कंपनी एक्ट 2013 ने हमें ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन बताई है। तो द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये कंपनी के किसी सेक्शन में अलग से डेफिनेशन नहीं लिखी हुई ऑपरेटिंग साइकिल की, लेकिन शेड्यूल 3 ने इसको डिफाइन किया है कि ऑपरेटिंग साइकिल एक्चुअली क्या होती है। तो शेड्यूल 3 ने जो बोला है मैं उसी के बारे में यहां पर लिख रहा हूं। ये पूरे जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये शेड्यूल 3 में जो लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही वर्ड्स मैंने लिखे हैं और मैं इन वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, टाइम है। मैंने बताया ना टाइम है ये पूरा प्रोसेस का। तो टाइम है between the acquisition of an assets for processing and its realization into cash and cash equivalent। तो एक एसेट को एक्वायर करके और फिर उसको प्रोसेस करके और फिर उसको कैश में कन्वर्ट करने के पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है
उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो सर एसेट को एक्वायर करके, यहां पर जो एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं मतलब रॉ मटेरियल एक्वायर करा, उसके बाद उसको रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग करा और उसके बाद उसको कैश में कन्वर्ट करा। बाद में जब उसको बेचा तो वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में हमें कन्वर्ट हो गया। वेयर, अब ये पूरा जो टाइम हमारा लगा है इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब वेयर द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी डिफाइंड, अगर हम अपनी ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा ऑपरेटिंग साइकिल कितनी लग रही है, तो फिर हम वहां पर क्या लिखते हैं, इफ वेयर द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी डिफाइंड इट इज एज्यूम्ड टू बी ऑफ 12 मंथ। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 मंथ की होगी, इससे ज्यादा की फिर या इससे कम की हमारी ऑपरेटिंग साइकिल नहीं होगी। हम फिर अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को 12 मंथ मान के चलते हैं अगर ऑपरेटिंग साइकिल हमारी डिफाइन नहीं होगी तो। ठीक है, तो दो चीजें हमें यहां पर समझ में आती है कि जो डेफिनेशन है कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में डिफाइन है, और ये शेड्यूल 3 में डेफिनेशन हमें क्या कहती है, ये बोलती है कि ऑपरेटिंग साइकिल एक टाइम है, ये पूरा टाइम है। किस चीज का टाइम है, एक्विजिशन ऑफ एसेट मतलब रॉ मटेरियल, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग, और फिर उसको हमने प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश, इसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया, और फिनिश प्रोडक्ट को जब हमने कैश में या कैश इक्विवेलेंट में रियलाइज करा तो पूरे टाइम टेकन को हमने क्या बोला, ऑपरेटिंग साइकिल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ऑपरेटिंग साइकिल अगर हमारी डिफाइन नहीं है तो उसको हम एज्यूम करते हैं ऑफ 12 मंथ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल बताता हूं। डेफिनेशन प्लीज नोट कर लीजिएगा, मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूं। तो एक नोट डालकर बेटा ऑपरेटिंग साइकिल में आप ये पॉइंट जरूर लिखेंगे कि अगर आपके दो बिजनेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी में दो तरीके के बिजनेस होते हैं कि एक आपका बिजनेस होता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस और एक आपका बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस, तो ऑपरेटिंग साइकिल आप दोनों ही बिजनेस की अलग अलग डिटरमाइन करेंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो बिजनेस हो रहे हैं तो दोनों बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग डिटरमाइन करनी है। तो आप जरा यहां पर देखिए, ये नोट डालकर आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में ये बात लिखनी है कि ऑपरेटिंग साइकिल इज डिटरमाइंड फॉर ईच क्लास ऑफ बिजनेस सेपरेटली। Thus इफ अ कंपनी हैज मोर देन वन बिजनेस, अगर एक से ज्यादा बिजनेस है कंपनी के, तो एग्जांपल ट्रेडिंग बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस, देन ऑपरेटिंग साइकिल विल बी डिटरमाइंड फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस सेपरेटली। दोनों बिजनेस के अलग अलग तरह से ऑपरेटिंग साइकिल निकलेगी। हो सकता है ट्रेडिंग बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल जो हो 12 मंथ और कंस्ट्रक्शन बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल जो हो 18 मंथ, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल दोनों की अलग अलग हो सकती है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल दोनों ही बिजनेस की या तीनों बिजनेस की, अगर तीन बिजनेस है तो अलग अलग डिटरमाइन करनी है। ओके, चलिए आगे ऑपरेटिंग साइकिल में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इधर देखिए बेटा, ये एक एग्जांपल है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल चार्ट। ठीक है, ये ऑपरेटिंग साइकिल चार्ट आपको क्या कहता है, ये आपको ये कहता है कि देखिए हमारे पास ये कैश था, हमने कैश था हमारे पास, इसके बाद इस कैश से मैंने रॉ मटेरियल परचेस करा। रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया तो वो रॉ मटेरियल परचेस करते ही तुरंत प्रोसेस नहीं होता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वो रॉ मटेरियल पहले हमें अपने पास रखना होता है क्योंकि और प्रोसेसिंग में और चीजें हमारी रखी होती हैं जो फिनिश गुड्स प्रोडक्ट बनने में काम आ रही होती है। मतलब पहले से ही हमने जो रॉ मटेरियल परचेस करके रखा हुआ होता है और उसको अभी वो प्रोसेसिंग में चल रहा है, उस पर जो फिनिश प्रोडक्ट बनेंगे। अब मैंने नया रॉ मटेरियल परचेस किया है तो नया रॉ मटेरियल अभी पहले मेरे को रखना होगा जब तक मेरे को प्रोसेस में डालने के लिए पूरा ब्लैंक स्पेस नहीं मिलता है। तो फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल मैंने परचेस करा और उसको अपने पास रखने में, गोडाउन में रखने में मेरे को 3 महीने लग गए। 3 महीने तक मैंने उसे गोडाउन में रखा, उसके बाद उसे मैंने प्रोसेस के लिए भेजा। प्रोसेस करने में, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में लग गए करीब करीब 4 महीने। तो कैश से हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर 3 मंथ, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेस करा रॉ मटेरियल को टू मैन्युफैक्चर फिनिश प्रोडक्ट और इसमें से हमें लग गए 4 मंथ। ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसकी एक ऐसी एस्टिमेशन ले रहे हैं हम, ठीक है, इमेजिन फिगर है। इसके बाद प्रोसेस करा हमने तो उसमें हमें लग गए 4 महीने फिनिश प्रोडक्ट बनने में। अब फिनिश प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो पहले वो बनेगा जो पहले से बने हुए हमारे पास रखे हुए हैं। तो अभी जो हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया उसको सेल होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए उसको अभी हमने एज अ इन्वेंट्री रखा हुआ है, अपने गोडाउन में उसको रखा हुआ है। तो उसको वहां पर रखा हुआ है और उसको वहां रखे रखे मान लो हमें लगे हैं अभी 2 मंथ्स, ठीक है। तो कितने टोटल लग गया हमें टाइम, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, ठीक है। 9 मंथ्स हमारे यहां पर हो गए हैं। और इसके बाद जब मैंने उसे बेचा तो फिनिश गुड्स मैंने, जब मेरा बन गया उसको मैंने बेचा और वो क्रेडिट पीरियड पे बेचा, और वो क्रेडिट पीरियड मेरे को पैसा रियलाइज होने में लगभग 4 मंथ अगर लग जाते हैं तो मुझे टोटल जो पैसा आने में साइकिल लगी, जो पूरा टाइम लगा, ठीक है, वो हमारा टोटल हो गया 3 मंथ, 4 मंथ, 7, 9 एंड 4, 13। तो टोटल जो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल लगा वो टाइम लगा मेरा 13 मंथ। तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल जो हो गई वो हो गई 13 मंथ की। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर
कैश से फिनिश, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोसेस करा, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, फिनिश प्रोडक्ट को बेचा, बेच के फिर हमें जब दोबारा कैश रियलाइज हुआ, ये सारे प्रोसेस में जो हमें टाइम लगा उस टाइम को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब इसके बारे में आगे की चर्चा करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो लायबिलिटीज होती हैं वो दो तरह से डिफाइन होती हैं, एक होती है हमारी करंट लायबिलिटीज और एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर हमने दोनों में से कोई एक लायबिलिटी पढ़ ली, करंट लायबिलिटी पढ़ ली, तो हमें नॉन करंट लायबिलिटी पता चल जाएगी, और अगर हमने नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ ली तो हम करंट लायबिलिटी भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहले दोनों में से जो लायबिलिटी डिफाइन करने वाला हूं वो करने वाला हूं करंट लायबिलिटी। और मजे की बात यह कि करंट लायबिलिटी क्या होती है इसके बारे में आपका कंपनी एक्ट 2013 भी हमें बताता है। तो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 ने हमें जो बताया है करंट लायबिलिटी के बारे में, मैंने उसका टेक्स्ट यहां पर लिख लिया है, वैसा का वैसे यहां लिख दिया है जो आपको कंपनी एक्ट 2013 बताता है। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा आज हम करने वाले हैं। और ऑपरेटिंग साइकिल पहले पढ़ाने का मेन कारण यही था कि हमें ऑपरेटिंग साइकिल को यहां करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी समझने के लिए यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट लायबिलिटी। तो देखिए बेटा, करंट लायबिलिटी जो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में डिफाइन है, मैं उसको आपको रीड करके बताता हूं। तो द टर्म करंट लायबिलिटी इज डिफाइंड ऑफ कोर्स इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एज फॉलोज। तो करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो, इन चारों को भी छोड़कर मैं नीचे का पोर्शन पढ़ा रहा हूं, जो विच इज, इन चारों को पढ़ के फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे, इफ अ लायबिलिटी मीट्स एनी ऑफ द above four condition it is classified or shown as current liability। मतलब करंट लायबिलिटी वो होती है जो या तो ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो, और लास्ट में बताया अगर चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है वो लायबिलिटी तो उसको करंट लायबिलिटी बोलेंगे। मतलब ये नहीं चारों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना, चारों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो करंट लायबिलिटी कहलाई जाएगी। अब एक एक करके इन कंडीशंस को पढ़ते हैं। तो एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल चर्चा करेंगे अभी। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट, हेल्ड प्राइमरीली for the purpose of being traded and there is no unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the reporting date। ठीक है, तो पहले जो हम मेन चर्चा करेंगे वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का करेंगे और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और फिर हम नेक्स्ट 2 पॉइंट के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो है वो इतने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। फर्स्ट 2 पॉइंट भी बहुत आसान है लेकिन इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो एक्सपेक्टेड टू बी सेटल हो इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, करंट लायबिलिटी एक वो लायबिलिटी है जो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटल हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल है 13 महीने की, जो अभी हमने पिछले एग्जांपल लिया था उसमें कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने थी, तो 13 महीने के अंदर अंदर अगर लायबिलिटी सेटल हो रही है तो उसको करंट लायबिलिटी बोला जाएगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है। अब 11th क्लास में तो सर कुछ अलग पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था सर 1 साल से ज्यादा अगर कोई लायबिलिटी सेटल, 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई लायबिलिटी सेटल हो जाती है तो उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं और 1 साल के बाद जो सेटल होती है उसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो हां, वो वाला पॉइंट भी है, सेकंड पॉइंट है ना, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट जिस दिन को क्लोज हुई है उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर हमारी लायबिलिटी सेटल हो रही है तो भी वो करंट लायबिलिटी कहलाई जाएगी। तो 11th क्लास में इन चारों पॉइंट में से सिर्फ एक ही पॉइंट के बारे में आपसे चर्चा करी गई थी कि सर लायबिलिटी ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो उन्हें ही करंट लायबिलिटी बोलते हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो रही हैं। मतलब 12 महीने के अंदर अंदर हमें चुकानी है तो उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। 11th क्लास में यहीं तक पढ़ा था, तो 12th में भी ये पॉइंट तो पढ़ना है कि हाँ, करंट लायबिलिटी वो होती है जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाए। तो ये एक कंडीशन है, अगर 12 महीने के अंदर सेटल नहीं हो रही तो आप दूसरी कंडीशन देख लो। हो सकता है 12 महीने के अंदर सेटल नहीं हो रही, वो 12.5 मंथ के अंदर सेटल हो रही है, तो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटल हो रही है। हां, 13 महीने से पहले पहले सेटल हो रही है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर भी अगर वो सेटल हो रही है तब भी उसे हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो एक ऐसा एग्जांपल हो गया कि 12 महीने से तो बाद में सेटल हो रही है, 12.5 मंथ में सेटल हो रही है और ऑपरेटिंग साइकिल है मेरा 13 मंथ का, तो लेकिन 13 मंथ के अंदर अंदर सेटल हो रही है तो तब भी वो करंट लायबिलिटी कही जाएगी, क्योंकि हमें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इवन चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करनी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सिर्फ अब यही कंडीशन नहीं रह गई करंट लायबिलिटी के लिए कि जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी, अब हमारे लिए यह कंडीशन भी आ गई कि जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर भी सेटल हो रही है उसे भी हम करंट लायबिलिटी ही बोलेंगे। इसका एक बहुत अच्छा आपको भी एग्जांपल दूंगा, अभी फिलहाल इसको आप कॉपी करिएगा और फिर इसके बाद एक एक हेड को अलग अलग लेकर एग्जांपल हम लोग पढ़ाएंगे। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पॉइंट तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि वो लायबिलिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, उसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटल हो जाए। दूसरा, जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाए उसे भी करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अगला, अब ये कह रहे हैं हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो लायबिलिटीज जो हमने ट्रेड के लिए रखी हुई है वही सिर्फ हमारी करंट लायबिलिटी में आएगी, उसके अलावा वो और कोई लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा उसको बेचने के लिए या उसको आगे मैन्युफैक्चर करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल जो मैं उधार खरीद के लाया वो लायबिलिटी मेरी ट्रेड से रिलेटेड है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो लायबिलिटी मेरी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। जो क्रेडिटर्स है वो मेरे करंट लायबिलिटी में आएंगे। या फिर फॉर एग्जांपल, मेरी कोई शॉप है, मेरी स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी का जो मैं गुड्स खरीद कर ला रहा हूं उधार, ठीक है, और फिर उसको आगे बेचूंगा, तो जो मैं उधार खरीद के लाया हूं या आगे बेचने के लिए खरीद के लाया हूं, तो मैंने ये लायबिलिटी ट्रेड के पर्पस से बनाई है। समझ में आया? तो ये मेरी लायबिलिटी हो गई फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, और इसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल, मैंने कोई बिजनेस में लोन लिया हुआ है जिससे मैं अपनी बिजनेस की बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूं, तो वो लायबिलिटी मेरे ट्रेड के पर्पस के लिए नहीं है। मतलब उस लायबिलिटी से पैसा लेकर मैंने ट्रेड नहीं किया। ट्रेड वो होता है कि मैंने कुछ उस पैसों से कुछ खरीद कर बेचा हो। समझ में आया? तो जो लोन मैंने बैंक से लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए अपने ऑफिस का, ये मेरी करंट लायबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज इट इज नॉट हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। वो पैसा हमने ट्रेड के लिए यूज नहीं करा। हां, ट्रेड करने के लिए उसकी बिल्डिंग बनाई है, बट उस पैसों से हमने ट्रेड नहीं किया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला पॉइंट है, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। मतलब हमने जो लायबिलिटी बनाई है, अगर एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी से कुछ पैसा लिया है और उस पैसों को मैं ट्रेड पे ही लगा रहा हूं, लोन लिया है किसी से, लेकिन उस लोन में बैंक से लोन लिया है और बैंक ने कहा कि मुझे 12 महीने के अंदर अंदर लोन चुकाना पड़ेगा, मतलब मुझे 12 महीने के अंदर अंदर बैंक को पैसा वापस देना होगा। तो 12 महीने के अंदर अंदर वो पैसा मुझे देना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में मैं उस पैसे की डेट 12 महीने के बाद से आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेट एक्सटेंड करने का राइट सिर्फ बैंक के पास होता है, मेरे पास नहीं होता। बैंक चाहे तो वो कर दे, मुझे मोहलत दे दे, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता। लेकिन बाई चांस मैंने लोन किसी बैंक से ना लेकर किसी अदर क्रेडिटर से ले लिया और उसके साथ कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने कि अगर बाई चांस 12 महीने के बाद मेरे पे पैसे नहीं हुए तो फिर हम डेट को सेटल आगे कर लेंगे। मतलब मेरे पास राइट है उस डेट को आगे सेटल करने का, 12 महीने से ज्यादा की लायबिलिटी बढ़ाने का, इसका राइट मेरे पास है। मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया है। समझ में आया? तो फिर ये मेरी हो गई बेटा नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आया? तो अगर मेरे पास अनकंडीशनल राइट डेफर पेमेंट का नहीं है, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट चुकानी है और मैं उस पेमेंट को डेफर नहीं कर सकता, समझ में आया, तब वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। अगर मेरे पास एक्सटेंशन का राइट है कि मैं 12 महीने के बाद उस पेमेंट के डेट को एक्सटेंड कर सकता हूं आगे, इसका राइट मेरे पास है, तो फिर वो करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 4 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, शुरू के जो 2 पॉइंट है इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, उससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा सेटलमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल एंड सेटलमेंट विद इन 12 मंथ। चलिए मैं अगला एक न्यूमेरिकल आपके सामने यहां पर लिखता हूं। चलिए, चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसको हम करंट लायबिलिटी बोल देते हैं। अब नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी की एक ऐसी डेफिनेशन है कि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 ने सिंपली बोला है कि वो लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं है, वो सारी की सारी लायबिलिटी अब नॉन करंट लायबिलिटी है। तो उन्होंने करंट लायबिलिटी को डिफाइन कर दिया, हमने करंट लायबिलिटी पढ़ लिया। अब जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट है। ठीक है, तो अब ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।
चलिए देखिए, इन्होंने लिखा है क्लासिफाई द लायबिलिटीज गिवन बिलो एज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज गिविंग रीजन फॉर सच क्लासिफिकेशन। तो मैं यहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूं, इसमें हम अभी देखेंगे कि इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटी और कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी, इसका रीजन आप लोग मुझे होमवर्क में कर मुझको सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो चलिए, ट्रेड पेबल, ये सारे ट्रेड पेबल की लायबिलिटी है, लेकिन ये ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स के पीरियड के बीच की जो फाइट है उसको देख रहे हैं हम। तो एक ट्रेड पेबल है जिसमें है ऑपरेटिंग साइकिल इस कंपनी की जो है 10 मंथ, ठीक है, और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है इसका 8 मंथ। मतलब ये ट्रेड पेबल जो है वो 8 महीने के अंदर अंदर पे हो जाने के लिए बोल रहे हैं। तो हमें कंडीशंस देखनी है चारों, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। नीचे की दो हम मान के चल रहे हैं कि वो सेटिस्फाई है कि भैया 12 महीने के बाद की कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है, हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, और ये सारी लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेड भी है। तो हम शुरू की दो जो कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। शुरू की दो कंडीशन क्या आती है कि लायबिलिटीज, अगर वो लायबिलिटी जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम के अंदर अंदर अगर हमारे पेमेंट उसकी हो रही है तो वो करंट लायबिलिटी है, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट हो रही है उसकी लेकिन विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर हो रही है तो वो ऑपरेटिंग साइकिल है। या फिर 12 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए तो वो करंट लायबिलिटी, और 12 मंथ्स के बाहर अगर उसकी पेमेंट जा रही है लेकिन विद इन ऑपरेटिंग साइकिल जा रही है तो भी वो करंट लायबिलिटी है। मतलब विद इन ऑपरेटिंग साइकिल अगर पेमेंट हो रही है तो करंट लायबिलिटी है वो, या विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है तो भी वो करंट लायबिलिटी है। तो इसकी जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है 8 महीने के अंदर अंदर। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ, तो 10 मंथ से तो पहले ही पेमेंट हो रही है, तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पेमेंट हो रही है, हाँ, ठीक है। अब हमें दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर सेटिस्फाई करनी है तो 12 महीने के अंदर अंदर भी ये पेमेंट हो रही है तो आंख बंद करके करंट लायबिलिटी है ही, ठीक है। तो इसको हम यहां पर लिख देंगे, क्या, यह है हमारी करंट लायबिलिटीज। क्लियर, यहां पर समझ में आया। अगला, ये ट्रेड पेबल है, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल इसमें भी 10 मंथ की है, लेकिन इसकी जो पेमेंट हमारी हो रही है वो हो रही है 12 मंथ में। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहली कंडीशन हमने देखी, क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है ना, ऑपरेटिंग साइकिल तो 10 मंथ की है, पेमेंट हो रही है हमारी 12 मंथ में। तो ठीक है, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, क्या विद इन 12 मंथ पेमेंट हो रही है? हाँ, विद इन 12 मंथ पेमेंट हो रही है, 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है, तो अब भी ये करंट लायबिलिटी ही कहलाई जाएगी। तो यहां पर मैं लिख दूं करंट लायबिलिटी। ये भी हमारी थर्ड पॉइंट, ऑपरेटिंग साइकिल है हमारी वही 10 मंथ की जो पहले थी, अब इसकी जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है 15 मंथ के अंदर अंदर। अरे बाप रे, तो बहुत दिन बाद जाके पेमेंट हो रही है। तो पहली कंडीशन, क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है 10 महीने के अंदर अंदर? नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, क्या 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है? नहीं, 12 महीने के अंदर भी नहीं हो रही, 12 महीने से तो एक्सीड हो रहा है, तो ना ही ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट हो रही, पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल से भी बाहर जा रही है और 12 मंथ से भी बाहर जा रही है। तो ये हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आया? मैं कह रहा हूं ना, नीचे की दो कंडीशन अभी नहीं देखनी, नीचे की दो कंडीशन पे अभी हम नहीं न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अभी फिलहाल ऊपर की दो कंडीशन पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मान के चले नीचे की दो कंडीशन अभी साइड में रखते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रेड पेबल, ठीक है, 18, ये भी ट्रेड पेबल ही है, और ऑपरेटिंग साइकिल हमारी कितने की है इस बार? 18 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है इस बार, 18 मंथ्स की। हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने में जाके होती है और पेमेंट हो रही है 15 महीने में। तो पहली कंडीशन, क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है? हाँ सर, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है, लेकिन 12 मंथ से एक्सीड हो रही है। तो कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल के तो अंदर ही है ना, जब दोनों से एक्सीड हो तब वो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगी। तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है तो हमारी करंट लायबिलिटी ही मानी जाएगी, चाहे 12 महीने से एक्सीड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल के तो अंदर अंदर हो रही है ना। चलिए, तो ये हो गई हमारी करंट लायबिलिटी। अब अगला देखते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल अब भी हमारी 18 मंथ्स की है, लेकिन पेमेंट हो रही है 24 मंथ में जाकर। अरे बाप रे, तो ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद में पेमेंट हो रही है और 12 मंथ के भी बाद में ऑफ कोर्स पेमेंट हो रही है, तो ये दोनों ही एक्सीड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब अपने वर्ड्स में इसका रीजन आपको बताना है कि इसको करंट लायबिलिटी क्यों बोला हमने, इसको करंट लायबिलिटी क्यों बोला, इसको नॉन करंट क्यों बोला, इसको करंट क्यों बोला और इसको नॉन करंट क्यों बोला। यहां एक कॉलम लिखिएगा और रीजन लिखिएगा, और रीजन मेरे को अपनी लैंग्वेज में लिखकर भेजेगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा, करंट लायबिलिटी की डिटेल्स हमने पढ़ ली है आज, ऑपरेटिंग साइकिल की हमने डिटेल्स आज पढ़ ली है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में और डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम इतनी रखेंगे। थैंक यू सो मच।